हेलो फ्रेंड्स, मैं आपको जो है मैं कक्षा 9 वाले बच्चों के लिए बेसिक केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। कुछ बेसिक केमिस्ट्री पढ़ाऊँगा और बेसिक केमिस्ट्री में जो है मैं बारी बारी से आपके सारे पार्ट की चर्चाएं करूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले बेसिक केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए हमें जो है किन किन जानकारियों की आवश्यकता है, हम उसको पढ़ेंगे। सबसे पहले आप ये जानें कि केमिस्ट्री कहाँ से आया है, ये किसका ब्रांच है। आपने सुना होगा विज्ञान का नाम, कि विज्ञान क्या है। विज्ञान जो है इसका अंग्रेजी है साइंस। ध्यान दीजिए, विज्ञान क्या है आप जानते हैं ना, कि सुव्यवस्थित, सुसंगठित एवं क्रमबद्ध ज्ञान को जो है विज्ञान कहा जाता है। ये इसकी परिभाषा है। और इसके जो फादर हैं, फादर ऑफ साइंस या विज्ञान के जो पिता हैं, बताइए कौन है। विज्ञान के पिता हैं अरस्तु। बन रही थोड़ी। विज्ञान के पिता कौन है? अरस्तु हैं। अंग्रेजी इनका है एरिस्टोटल। ये विज्ञान के पिता है अरस्तु। एरिस्टोटल अंग्रेजी भी पता होना चाहिए, एरिस्टोटल, ये अरस्तु का अंग्रेजी। और विज्ञान में ही केमिस्ट्री को, रसायन विज्ञान को पढ़ा जाता है। सामान्य केस में विज्ञान की 3 ब्रांच के बारे में पढ़ते हैं कि विज्ञान की कितनी ब्रांचेज हैं जो कि आपको पढ़नी है। वो कौन कौन सी ब्रांचेज हैं? एक है फिजिक्स, एक है केमिस्ट्री, एक है बायोलॉजी। ठीक है, तो विज्ञान की जो ब्रांचेज आप पढ़ेंगे वो कौन कौन सी हैं भाई? एक आपका है फिजिक्स, एक क्या है केमिस्ट्री है, और एक क्या है बायोलॉजी। फिजिक्स जानते हैं, इसे कहा जाता है भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान इसे क्या कहा जाता है? केमिस्ट्री को रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान। और इसे क्या कहा जाता है? जीव विज्ञान। जीव विज्ञान, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। ठीक है, तो जो फिजिक्स है, मैं थोड़ा बात करूं इसके फादर कौन है। नहीं, फिजिक्स के जो फादर है न्यूटन। न्यूटन, हाँ, फिजिक्स के फादर है न्यूटन। ठीक है, और जो केमिस्ट्री है इसके फादर है, बताइए कौन है? इसके फादर आप कहते हैं लैवासिए, अपनी भाषा में आप बोलते हैं लैवासिए। लैवासिए कह देता हूं, लेकिन इसका जो है शुद्ध प्रोनाउंसिएशन है वो होता है लेवोजियर। लेवोजियर। जब आप इसका अंग्रेजी देखेंगे तो आप पाएंगे कि देखो, जो लैवासिए उसका अंग्रेजी लिखा जाता है LAVOISIER। तो यहां इसका प्रोनाउंसिएशन ये होगा लेवोजियर। तो जो केमिस्ट्री के फादर है वो लेवोजियर है, जिसको आप अपनी भाषा में लैवासिए कहते हैं। ठीक है, और जो बायोलॉजी है इसके फादर कौन है? इसके फादर भी अरस्तु हैं, एरिस्टोटल। ये कुछ जानकारियां बेसिक सी हैं।
वो आपको पता होना चाहिए, इसके फादर कौन है, इसके फादर कौन है, इसके फादर कौन है। हाँ, अगर मैं इसके मतलब ये समझें, इसको जो ग्रैंड फादर है, ग्रैंड फादर इसके, हाँ कह सकते हैं ग्रैंड फादर जो है वो है बर्जीलियस। बर्जीलियस बर्जीलियस जो है उनको केमिस्ट्री का ग्रैंड फादर कहा जाता है। यहाँ लिख दे रहा हूँ कि केमिस्ट्री के जो ग्रैंड फादर है, ग्रैंड फादर कौन है भाई? बर्जीलियस। हाँ, बर्जीलियस, अंग्रेजी में लिख रहा हूं थोड़ा सा, बर्जीलियस। बर्जीलियस जो है वो केमिस्ट्री के ग्रैंड फादर माने जाते हैं। लेकिन आप जानते थे फादर तक कि फादर कौन। अच्छा, अभी चर्चाएं की जाएंगी कि आप फिजिक्स में क्या पढ़ेंगे, आप केमिस्ट्री में क्या पढ़ेंगे, आप बायोलॉजी में क्या पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं इसकी चर्चा बाद में करूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे इसी को ही पढ़ाना है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं इसी को ही पढ़ाऊंगा, इन दोनों को नहीं पढ़ाऊंगा। थोड़ी बहुत जानकारियां देता हूं मैं इनके बारे में आपको कि ये क्या है, इसमें क्या पढ़ेंगे आप, इसमें क्या पढ़ेंगे। तो इन दोनों की चर्चाएं करने के बाद फिर मैं इस पार्ट पे आता हूं और फिर इसी को ही लेके चलूंगा आगे, केमिस्ट्री को ही पढ़ाऊंगा। ठीक है, जो आपका फिजिक्स है, फिजिक्स इसको कहते हैं नेचुरल साइंस। फिजिक्स को कहा जाता है नेचुरल साइंस, प्राकृतिक विज्ञान। प्राकृतिक विज्ञान आप जानते हैं क्या पढ़ते हैं इसमें? फिजिक्स में क्या पढ़ा जाता है? फिजिक्स में पढ़ा जाता है पदार्थ के बारे में और ऊर्जा के बारे में। क्या पढ़ते हैं आप? पदार्थ के बारे में और ऊर्जा के बारे में। पदार्थ के विभिन्न रूपों, जितने भी पदार्थ के रूप हो वो सब पढ़ेंगे आप, और ऊर्जा के विभिन्न रूपों। पदार्थ के विभिन्न रूपों, ऊर्जा के विभिन्न रूपों, और पदार्थ और ऊर्जा में क्या संबंध है, इसका अध्ययन कहाँ करते हैं आप? फिजिक्स। तो आप परिभाषा क्या बोलेंगे कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ और ऊर्जा के विभिन्न रूपों के बारे में, पदार्थ और ऊर्जा के विभिन्न रूपों, जितने भी रूप हों पदार्थ के, ऊर्जा के, उन सब का अध्ययन करेंगे आप। और उसके अलावा पदार्थ और ऊर्जा में क्या संबंध है उसका अध्ययन करेंगे आप। कहाँ? फिजिक्स में। ठीक है, इसके बाद रही बात बायोलॉजी की। जो बायोलॉजी है इसमें अध्ययन करते हैं सजीवों के बारे में। किसके बारे में? जितनी भी सजीव वस्तुएं हैं उनके बारे में यहाँ पर, सजीवों के बारे में अध्ययन किया जाता है। ठीक है, ये थोड़ी जानकारी आपको होनी चाहिए। इसमें क्या पढ़ते हैं आप? पदार्थ के बारे में, ऊर्जा के बारे में, मतलब पदार्थ के विभिन्न रूपों, ऊर्जा के विभिन्न रूपों, और पदार्थ और ऊर्जा के बीच में क्या संबंध है उसका अध्ययन आप यहाँ करेंगे। यहाँ पढ़ेंगे सजीव वस्तुओं के बारे में। अब रही बात इसकी, मुझे इसी की बात करनी है कि रसायन विज्ञान क्या है। तो बोलेंगे इसमें क्या पढ़ते पता है? इसमें अध्ययन करते हैं पदार्थ के गुण। कोई पदार्थ हो गया, उसके गुण के बारे में, उसकी संरचना के बारे में, संरचना, संगठन, पदार्थ के गुण, संरचना, संगठन, उसमें कह सकते हैं ना, उसमें होने वाले परिवर्तन, कि पदार्थ में क्या परिवर्तन होता है। और क्या पढ़ेंगे आप? और पढ़ेंगे पदार्थ को बनाने की विधि के बारे में, और पढ़ेंगे पदार्थ की रासायनिक अभिक्रिया के बारे में।
पदार्थ के गुण, संरचना, संगठन, उसको बनाने की विधि, पदार्थ में होने वाले परिवर्तन कि कौन कौन से परिवर्तन होंगे पदार्थ में, ठीक है। और आप क्या पढ़ेंगे, पदार्थ की रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में, ये सब आप यहाँ पढ़ेंगे, ठीक है। फिलहाल आप इतना नोट करें, फिर मैं रसायन विज्ञान को अलग से पढ़ाता हूँ। देखिए अब रसायन विज्ञान क्या है, अभी आप अलग से हेडिंग करेंगे और अब केवल व केवल रसायन विज्ञान की ही चर्चाएं की जाएंगी, ठीक है। ध्यान दें आप, रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान, इसको बोलते हैं केमिस्ट्री। फादर कौन है, लेवोजियर कहिए आप, मॉडर्न भाषा में, आधुनिक भाषा में लेवासिए नहीं, आधुनिक भाषा में लेवोजियर कहा जाता है। अब देखो आप क्या पढ़ते हैं इसमें, आप पढ़ते हैं, हाँ बोलते हैं विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, जिसके अंतर्गत पदार्थ या द्रव्य कह सकते, पदार्थ या द्रव्य के गुण, संरचना, संगठन, पदार्थ के गुण, संरचना, संगठन, इसके बाद क्या पढ़ेंगे आप, कह सकते हैं विभिन्न परिवर्तनों, ऐसा लिखो, गुण, संरचना, संगठन, उनमें होने वाले विभिन्न परिवर्तनों, बनाने की विधियों, एवं विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं का, एवं उनके कह सकते हैं, पदार्थ के गुण, संरचना, संगठन, उनमें होने वाले विभिन्न परिवर्तनों, बनाने की विधियों और विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाता है, रसायन विज्ञान। कहलाता है। ध्यान दिए, आप क्या पढ़ेंगे, विज्ञान की वह शाखा जिसमें क्या पढ़ेंगे आप, पदार्थ या द्रव्य के गुण,
उसमें क्या गुण है, उसकी संरचना कैसी है, उसका संगठन, संगठन का मतलब वो किन किन कणों से मिलकर बना है, वो किन किन कणों से मिलकर बना है। इसके अलावा क्या पढ़ेंगे आप, उसमें कौन कौन से परिवर्तन होंगे और उसको बनाने की विधि के बारे में, और वो कौन कौन सी रासायनिक अभिक्रिया दिखा रहा है, वो कौन कौन सी रासायनिक अभिक्रिया दिखा रहा है, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला वर्ड यहां पे है वो है पदार्थ। ध्यान दें, सबसे पहला शब्द है पदार्थ या द्रव्य। पदार्थ या द्रव्य, इसको बोलते हैं मैटर्स और सब्सटेंसेस। मैटर्स आर सब्सटेंसेस। और इसी को लेकर, द्रव्य या पदार्थ को लेकर आपके क्लास, मतलब कह सकते हैं क्लास 9 का पहला पाठ बना है कि हमारे आसपास के पदार्थ। वो पहले पाठ का नाम है, इसी से शुरू हुआ कि वहां पदार्थ के बारे में। तो मैं पदार्थ को अलग से ना पढ़ाकर पहले आपको पहला पाठ मिलवाऊंगा कि हमारे आसपास के पदार्थ, उसमें मैं इसे पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो यही पढ़ाऊंगा मैं आपको, लेकिन वो किसमें पढ़ेंगे आप? हाँ, पाठ का नाम लिखने तो बेहतर रहेगा। आप जानते रहो पाठ का नाम ही है हमारे आसपास के पदार्थ, उसमें पदार्थ के बारे में पढ़ा जाए। तो पहले पाठ का नाम है क्लास 9 के, लेसन फर्स्ट है ना आपका ना, लेसन फर्स्ट क्लास 9 का है। क्या है? हमारे आसपास के, हमारे आसपास के पदार्थ। अंग्रेजी होगा मैटर्स, मैटर्स इन आवर सराउंडिंग्स। सराउंडिंग्स का मतलब जानते हैं क्या होता है? सराउंडिंग्स का मतलब होता है चारों ओर, या इसी को कहते हैं हम वातावरण, कि हमारे वातावरण में कितने पदार्थ हैं। या इसको आप ये भी लिख सकते हैं कि हमारे चारों ओर के पदार्थ। आसपास का मतलब चारों ओर। ठीक है, तो ये आपके पाठ का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। इसमें सबसे पहला क्या पढ़ेंगे आप कि भाई पदार्थ क्या है, जिसको आप द्रव्य भी कहते हैं। द्रव्य, मैटर्स और सब्सटेंसेस। मैटर्स और सब्सटेंसेस। जानते हैं पदार्थ किसे कहा जाता है? देखो, जितने भी पदार्थ पाए जाते हैं उन सब में द्रव्यमान है। जितने भी पदार्थ पाए जाते हैं उन सब में द्रव्यमान होता है। और एक और क्वालिटी है पदार्थ की, पहली बात तो उसमें द्रव्यमान होता है, और दूसरी क्वालिटी ये है कि पदार्थ कहीं भी रखा जाएगा तो वो कुछ न कुछ जगह घेरेगा। पदार्थ जो है कहीं भी उपस्थित रहेगा तो कुछ स्थान घेर लेगा, और पदार्थ के द्वारा जो स्थान घेरा जाता है या घेरा गया स्थान जो है उसे आयतन कहा जाता है, कि ये उसका आयतन है। जितने भी पदार्थ पाए जाते हैं उनमें पहली बात द्रव्यमान होता है, और दूसरी बात ये है कि वो कुछ स्थान घेरता है। वो कुछ स्थान घेरता है, ठीक है, जिसे उसका आयतन कहा जाता है। तो पदार्थ की परिभाषा बनती है कि वे सभी वस्तुएं जिनका द्रव्यमान होता है तथा जिनका कुछ आयतन होता है, जिनका आयतन होता है, क्या कहलाती है? पदार्थ। इसके अलावा पदार्थ का जो ध्यान दें, ये तो पदार्थ की क्वालिटी है, और जो पदार्थ होते हैं उनका ज्ञान, ऐसा लिखा जाता है कि पदार्थ का ज्ञान
अपनी ज्ञानेंद्रिय द्वारा हम कर सकते हैं। ज्ञानेंद्रिय क्या है? ज्ञानेंद्रिय 5 होती हैं, आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। ये आपकी ज्ञानेंद्रियां हैं, आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। तो पदार्थ का ज्ञान हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं। हालांकि ऐसा इतना बोलेंगे चल जाएगा कि वे सभी वस्तुएं जिनका द्रव्यमान होता है तथा जिनका आयतन होता है पदार्थ कहलाती हैं, या उसी में जोड़ के लिखे तथा जिनका ज्ञान हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सके क्या कहलाती हैं? पदार्थ। ये तो परिभाषा हुई, लेकिन पदार्थ जानते रहिए कि हमारे आसपास जो भी वस्तुएं दिखाई देती हैं सब पदार्थ। अगर आपसे कोई कहे पदार्थ क्या है, तो अगर आप ऐसा भी कह दो, हालांकि परिभाषा तो नहीं, आप बोल दीजिए कि आपके आसपास जो भी वस्तुएं आपको दिखाई देने सब कहीं ना कहीं पदार्थ। लेकिन परिभाषा क्या है कि भाई जिनका, अब देखो जो पदार्थ आपके पास है किस बेस पे कह रहे हैं कि भाई उनमें कुछ भार है, कुछ द्रव्यमान है उनका, और वो कुछ जगह घेर रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए कलम देखें आप, ये कलम एक प्रकार का पदार्थ है, इसका मतलब इसमें कुछ द्रव्यमान है इसका, और अगर ये कहीं रखा जाएगा तो कुछ न कुछ जगह घेर लेगा। कहीं भी रखेंगे जितना ये है इसका उतना जगह घेर लेगा। तो कोई भी पदार्थ है वो जो है जगह घेरता है, ठीक है। तो ऐसी परिभाषा इसकी बनेगी कि वे सभी वस्तुएं जिनमें या जिनका द्रव्यमान होता है, जिनका द्रव्यमान, आपने भार लिखा होगा, द्रव्यमान या लिख लो भार होता है, जो ऐसा लिखे जिनका आयतन होता है, जिनका आयतन होता है, आयतन होता है तथा जिनका ज्ञान हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं पदार्थ कहलाते हैं, पदार्थ कहलाती है। तो आपको यहाँ हालांकि आप रख लेंगे कि वे सभी वस्तुएं जिनका द्रव्यमान होता है, जिनका आयतन होता है तथा जिनका ज्ञान हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं पदार्थ कहलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ एक वर्ड है द्रव्यमान या भार। जो द्रव्यमान नहीं है, आप सामान्य केस में द्रव्यमान या भार को, जिसे आप कहते हैं, आप अपने बोलचाल की भाषा में भार शब्द का ज्यादा यूज करते हैं, ये इसका भार है, ये इसका भार है। द्रव्यमान शब्द का यूज नहीं करते, लेकिन जो बेटर वर्ड है, बेहतर वर्ड है, वो द्रव्यमान है, ना कि भार। क्यों? मैं भी बता रहा हूं। जो द्रव्यमान है, ध्यान दिया, द्रव्यमान उसका अंग्रेजी है मास, और जो भार है उसका अंग्रेजी है वेट। भार को अंग्रेजी में वेट कहा जाता है और द्रव्यमान को अंग्रेजी में मास। द्रव्यमान जानते हैं? द्रव्यमान की परिभाषा ये है, जैसे मान लो कोई वस्तु है, उसका द्रव्यमान क्या होगा? इसमें जितने प्रकार के कण पाए जाएंगे, इसमें जितने प्रकार के कोई भी वस्तु है, उसमें जितने प्रकार के कण पाए जाते हैं, उन कणों की संख्या को ही उसका द्रव्यमान कहा जाता है।
किसी वस्तु में उपस्थित कणों की संख्या उसका द्रव्यमान कहलाता है। और कणों की संख्या तो फिक्स रहने वाला है भाई, कोई वस्तु है उसमें जितने कणों की संख्या है वो हमेशा फिक्स रहने वाली है। ऐसा नहीं कि कभी कम हो जाएगी कभी ज्यादा हो जाएगी, ऐसी कुछ बातें नहीं है। तो इसकी परिभाषा ये होती है कि किसी वस्तु में उपस्थित किसी आओ तो नहीं यहाँ दिखाओ तुम, किसी वस्तु में उपस्थित कणों की संख्या नहीं आओ तब अब नीचे ना आ ना, यहाँ पे चले ना, ठीक है। कणों की संख्या उसका द्रव्यमान कहलाता है। ध्यान दें आप, मैं भार को इधर अलग कर दे रहा हूं कि किसी वस्तु में उपस्थित कणों की संख्या उसका द्रव्यमान कहलाता है। भार क्या है? भार की परिभाषा है, भार अंग्रेजी में कहते हैं वेट। तो भार की परिभाषा है किसी वस्तु, ध्यान दें पहले ये समझो, द्रव्यमान क्या है? कोई भी वस्तु है उसमें जितने कणों की संख्या पाई जा रही है वही उसका द्रव्यमान है। भार किसे कहेंगे आप? जैसे मान लीजिए गेंद, आपने जो गेंद देखा होगा, आपने देखा होगा गेंद को आप नॉर्मली हाथ में लीजिए तो उसका जो है द्रव्यमान या भार कहें आप, द्रव्यमान या भार सामान्य केस में हम एक मानते हैं और एक होती भी है, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं इनमें डिफरेंस क्या है कि भार में और द्रव्यमान में क्या डिफरेंस है। जब आप नॉर्मली गेंद को हाथ में लेते हैं तो उसका द्रव्यमान आपको कुछ मतलब जो भी प्रतीत होता है, 10 ग्राम 20 ग्राम जो भी हो, 100 ग्राम जो भी हो। लेकिन यदि वही गेंद ऊपर से आ रही हो तो उस केस में उसका अगर भार आप पता करें, आप उसको कैच कीजिए तो आपको उसका भार उसमें ज्यादा महसूस होगा। आप देख लीजिएगा, ध्यान दें, गेंद ही है, अगर आपने नॉर्मली केस में हाथ में लिया तो उसका भार कुछ आपको अलग महसूस होगा, और अगर वही वस्तु ऊपर से आ रही है, वही गेंद ऊपर से आ रही हो, फिर आप उसको कैच करें और तो वहां आपको जो है उसका भार अलग महसूस, थोड़ा सा ज्यादा महसूस हो, कम नहीं ज्यादा महसूस हो। ऐसा क्यों भाई? वस्तु तो वही है, फिर उसका भार आपको अलग अलग क्यों दिखाई दे रहा है? तो वहां जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे आती है तो उसके ऊपर पृथ्वी एक प्रकार का बल लगाती है। हर वस्तु पर पृथ्वी जो है एक बल लगाती है, जो बल उसे पृथ्वी की तरफ खींचता है। उस बल का नाम है गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल, पृथ्वी के केंद्र में एक बल होता है जो क्या करता है, हर ऊपर जाने वाली वस्तु को कहां खींचता है? नीचे की तरफ, अपनी तरफ आकर्षित करता है। तो उस बल को क्या कहा जाता है? गुरुत्वाकर्षण बल। तो वही है कि वस्तु गेंद तो वही रहा, लेकिन आपने दो कंडीशन में उसका भार अलग अलग पाया। उसका भार आप अलग अलग पाए, ऐसा क्यों? क्योंकि ध्यान दिया, जो वस्तु लिया आपने, जिससे जो आपने लिया था उस केस में कुछ भार अलग था, जब वो ऊपर से आपने कैच किया तो वहां आपको उसका भार अलग प्रतीत हुआ। जब वो ऊपर से आ रही होती है कोई वस्तु, एक तो वहां द्रव्यमान उसका है ही, वस्तु तो है ही खुद, और उसके अलावा पृथ्वी उस पर बल लगाता है, वो भी कार्य करता है। जो पृथ्वी बल लगाती है उससे उसके भार में थोड़ी सी क्या हो जाती है? वृद्धि। एक तो उसका भार ही है ही, उसका भार है ही, उसके अलावा पृथ्वी इस पे बल भी लगा रही है। इस वजह से उसका भार आपको बढ़ा हुआ महसूस होता है।
तो भार की परिभाषा यही है कि किसी वस्तु पर पृथ्वी द्वारा आरोपित गुरुत्वाकर्षण बल या लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल, उसका क्या कहलाता है? भार। पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल क्या कहलाता है? उसका भार। तो भार दो चीजों पर डिपेंड कर रहा है, एक तो उसके द्रव्यमान पर और दूसरा किस पर? गुरुत्वाकर्षण बल पर। द्रव्यमान तो फिक्स रहने वाला है, ध्यान दें आप। जब कोई वस्तु है, कोई भी वस्तु है, उसका द्रव्यमान होता है, भार नहीं होता। लेकिन आप अपनी भाषा में भार शब्द का ही यूज करते हैं, इसलिए आप हमेशा भार कहते हैं। चलो ये भार है। जब वस्तु आपके पास होती है तो आप उसको बोले कि उसके पास द्रव्यमान है और भार कह सकते हैं। लेकिन जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे आती है तो उस केस में आप उसका द्रव्यमान नहीं कहिए, भार को। द्रव्यमान के साथ में गुरुत्वाकर्षण बल भी है, उसको मिला के भार कहेंगे आप, द्रव्यमान नहीं कहेंगे। तो इसकी परिभाषा है पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु पर आरोपित का मतलब लगाया जाने वाला, ये होता है आरोपित गुरुत्वाकर्षण बल या आकर्षण बल कह दो, गुरुत्वाकर्षण बल, उसका भार कहलाता है, उसका भार कहलाता है। इसको यम से दिखाते हैं, स्मॉल यम। द्रव्यमान को यम से दिखाते हैं और इसे स्मॉल डब्ल्यू से दिखाते हैं। डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं। तो ध्यान दें, जो भार है दो चीजों पर डिपेंड करता है, एक द्रव्यमान पर और दूसरा किस पर? गुरुत्वाकर्षण बल। ऐसा कहा जाता है, ध्यान दें, वही गेंद ही देखो, नीचे कुछ अलग भार महसूस हुआ, ऊपर से आने पर कुछ अलग भार महसूस हुआ। तो आप क्या देख रहे हैं कि भार का मान क्या हो सकता है? बदल सकता है। लेकिन द्रव्यमान क्या है? द्रव्यमान अगर वहां, ध्यान दें आप, जो गेंद आपने ली थी अपने हाथ में, अगर उसमें कणों की संख्या 1000 है, मान लो 1000 कणों की संख्या है, तो जब गेंद ऊपर से आ रही होगी वहां भी कणों की संख्या क्या रहेगा? 1000 ही रहेगा ना। तो आप कह सकते हैं कि कणों की संख्या फिक्स रही, चाहे वो ऊपर से आ रहा, चाहे आपने हाथ में लिया हो, कणों की संख्या फिक्स है। इसका मतलब द्रव्यमान क्या है? फिक्स है। लेकिन भार क्या देखिए, आपको यहाँ थोड़ा हल्का महसूस हुआ, ऊपर से आने पर भारी महसूस हुआ, तो आपको भार अलग अलग महसूस हुआ। वो महसूस क्यों हो रहा है? किसकी वजह से? किसकी वजह से? गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से। जब हाथ में था तो गुरुत्वाकर्षण बल का मान कम था, या नगण्य कह दो, कम था तो बोलो। और जब वहां ऊपर से आ रहा होता है तो गुरुत्वाकर्षण बल का मान क्या होता है? ज्यादा लग जाता है, अधिक लग जाता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल का मान या गुरुत्वाकर्षण बल अधिक लगने से वस्तु का भार अधिक महसूस होता है। तो अब कभी भी आप भार और शब्द, भार का और द्रव्यमान में, इन दोनों में फर्क जानते रहो। और मैं आपको ये कहूंगा कि आप भार शब्द का ज्यादा यूज न करके किस शब्द का यूज करो? द्रव्यमान शब्द का। भार शब्द का यूज तब किया करो जब कोई वस्तु ऊपर से आ रही हो, ऐसी कुछ केसेस हो तो भार शब्द का यूज करें, या करो तो भी ठीक है, भार शब्द का यूज करो, लेकिन डिफरेंस जानते रहो कि जिस भार की आप बात करते हैं वो सामान्य केस में भार न होकर द्रव्यमान होता है। क्या होता है? हाँ। तो भार दो चीजों पर डिपेंड कर रहा है, द्रव्यमान और किस पर? गुरुत्वाकर्षण बल पर।
या मैं इसको गुरुत्व बल कह दे रहा हूं अपने भाषा में, लेकिन आप इसको लिखिएगा गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल कितना लिखें? ध्यान दीजिए आप लोग, आप जान चुके हैं कि भार और द्रव्यमान क्या है। कि भाई द्रव्यमान क्या है? कि किसी वस्तु में उपस्थित द्रव्य की मात्रा कह दें या कणों की संख्या। द्रव्यमान क्या है? किसी वस्तु में उपस्थित द्रव्य की मात्रा कहो, किसी वस्तु में उपस्थित द्रव्य की मात्रा या कणों की संख्या कहें आप, कणों की संख्या, उसका द्रव्यमान कहलाता है। उसका द्रव्यमान कहलाता है। जबकि ये क्या है? जो भार होता है वो डिपेंड करता है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल पर। गुरुत्वाकर्षण बल का मान अलग अलग होने पर भार का मान अलग अलग हो सकता है। इस प्रकार यहां लिखा गया है, किसी वस्तु का द्रव्यमान हमेशा निश्चित रहता है, जबकि भार गुरुत्वाकर्षण बल के अनुसार भिन्न भिन्न हो सकता है। भिन्न भिन्न हो सकता है। इतना पढ़ लिया आपने। इसके बाद बात की जाएगी कि पदार्थ किससे बना होता है। पदार्थ किससे बना होता है? तो आप ऐसा लिख सकते हैं कि पदार्थ के संघटक या पदार्थ का संगठन कह सकते हैं। पदार्थ का संगठन, कि भाई पदार्थ किससे बना है। आप कह सकते हैं जो पदार्थ है, पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना। छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हो, मिलकर बना होता है। जो पदार्थ है छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। अगर आपसे उन कणों का नाम पूछा जाए तो आप शुरू में ध्यान दें, छोटे छोटे कण हैं, इन्हीं को शुरू में अणु कहा गया था और बाद में परमाणु कहा गया। हाँ, छोटे छोटे कणों को शुरू में अणु कहा गया था, बाद में कहा गया कि पदार्थ जिन छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है वो अणु नहीं होते बल्कि परमाणु होते। तो अभी मुझे अणु परमाणु की चर्चा नहीं करनी, आपको या चर्चा करनी है, कह सकते हैं हमें चर्चा करनी है कि पदार्थ की अवस्था के बारे में, कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। और आप ये जानते हैं कि पदार्थ की सामान्य केस में 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस। तो आप ये कह लीजिए कि छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। मान लीजिए वो छोटे छोटे, ध्यान दिया, वो छोटे छोटे कण जो है ठोस में पाए जा सकते हैं, वो द्रव में हो सकते हैं, वो गैस में हो सकते हैं। जितने भी पदार्थ हैं वो सभी छोटे छोटे कणों से मिलकर बने। वो छोटे छोटे कण ठोस के हो सकते हैं, द्रव के हो सकते हैं, या किसके हो सकते हैं? गैस। तो ध्यान दें आप, तो ठोस के हो सकते हैं, द्रव के हो सकते हैं, या गैस के हो सकते हैं। ये सभी छोटे छोटे कणों से मिलकर बने हैं, छोटे छोटे कणों से मिलकर बने हैं। तो आप ये मान लीजिए कि आपका ठोस है, ये भी छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। द्रव है,
ये भी छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। गैस है, ये भी छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। अब तक डिफरेंस क्या होगा भाई? ये भी छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, ये भी छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, और ये भी बना है। तो डिफरेंस क्या होगा? डिफरेंस यही होता है कि जो ठोस के कण होते हैं थोड़े से पास पास होते हैं। हमेशा मान लेते हैं कि इसके बीच के डिस्टेंस ऐसे मान लो कितना है, ठीक है। इसके कण पास पास होते हैं, इसके कण थोड़े से दूर पे पाए जाते हैं, और गैस के कण बहुत अधिक दूरी पर पाए जाते हैं। कि ठोस के कण पास पास होते हैं, द्रव के कण थोड़े से दूर दूर होते हैं, और गैस के जो कण होते हैं वो सबसे अधिक दूरी पर पाए जाते हैं। इन्हीं कणों की दूरी के आधार पर, इन्हीं कणों की दूरी के आधार पर पदार्थ के संबंध में कई सारी व्याख्याएं की जाती हैं, कई सारी व्याख्याएं की जाती हैं। जैसे आपसे कोई कह दे कि इन्हीं दूरी के आधार पर कि किसकी गतिज ऊर्जा ज्यादा होगी, किसकी स्थितिज ऊर्जा ज्यादा होगी, किसमें अंतराणविक स्थान ज्यादा होगा, और किसमें अंतराणविक बल ज्यादा होगा, इन सभी की चर्चाएं की जाएंगी, ठीक है। तो आज आप इतना स्टडी करें, ये बस रिवाइज करें आप। इनकी जो बीच की दूरी है ये कम है, ठोस के कणों के बीच की दूरी, द्रव के कणों के बीच की दूरी थोड़ी अधिक है, और गैस के कणों के बीच की दूरी वो सबसे अधिक है। आप इतना पढ़िए, इसके बाद की जो चर्चाएं होंगी वो अगले वीडियो में यही से की जाएंगी, ठीक है।